हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 1 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। पहली न्यूज़ है चोल नायकन जनजाति के बारे में। अब इतिहास में हमने जाना होता है कि साउथ वाले एरिया में चेर होते हैं, चोल होते, पांड्य होते हैं, तो 3 के बारे में हम पढ़ते हैं साउथ में। पर केरल की तरफ किसे पढ़ते हैं हम? चेर को। तो चेर, चोल, पांड्य इनको हम देखते हैं। पर जो चोल नायकन जनजाति है ये केरल में निवास करती है। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें? ये गुफावासी जो हैं ये गुफाओं में ही रहते हैं, विलुप्त प्राय सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या है लगातार घटती चली जा रही है। अब सोचो, जनजाति में केवल 400 और उससे कम लोग बचे हैं। तो केरल के मलप्पुरम जिले में ये पाए जाते हैं। तो केरल के गुफा मानव भी इन्हें कहा जाता है। अब केवल 400 बचे तो सरकार प्रयास कर रही है इन्हें बचाने का। तो ये है इस जनजाति के बारे में। अब चोल नायकन जनजाति का जो निवास है दक्षिणी केरल में, केरल के बिल्कुल साउथ वाले एरिया में इनका निवास है। और विशेष रूप से साइलेंट वैली नेशनल पार्क के इर्द गिर्द ये रहते हैं। याद कैसे कर लेना, ये साइलेंट होते जा रहे हैं तो साइलेंट वैली के आसपास है। करुलाई और चुंगथार वन क्षेत्र इस एरिया में है। मतलब जो साइलेंट वैली में इनका एरिया है वन क्षेत्र, वो करुलाई और चुंगथारा है। यहाँ पे नदी कौन सी बहती है? तो चालियार नदी। चालियार चेर हैं, ये चेर चोल से याद रखना, वैसे ये चालियार तो चोल वाले हैं ये। और चालियार नदी है यहाँ पे जो नीलगिरी और पश्चिमी घाट में बहती है, तो नदी भी याद कर सकते हैं। अब मुद्दा है कि ये कौन सी मतलब अब भारत में एक जनजाति ग्रुप चलता है, उसका नाम है पीबीटीजी। तो इसे हम देखते हैं। इससे पहले हम और डाटा देख लेते हैं। तो ये पीबीटीजी के अंतर्गत आता है। कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली में पाया जाता है। यह जनजाति शहरी और कृषि जीवन शैली उससे दूर रहना पसंद करती है। अभी तो देखा ये केव मानव है, तो ये जनजाति जो है अब जो केव में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे, वो फूड हंटर एंड गैदरिंग वाले लोग होंगे। जैसे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल में देखा जाता था। तो खाद्य संग्राहक, शिकार और लघु बनोप का मतलब क्या हो गया? वन की उपज का, कि जैसे फल हो गए, लकड़ी हो गई, उन पे ही ये निर्भर रहते। प्राकृतिक गुफाओं को सुरक्षित आवास के रूप में ये प्रयोग करते हैं। इनकी जो भाषा है वो चोल नायकन ही बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा से प्रभावित है। भाषा इनकी दुर्लभ इतनी है। अब जो 400 लोग हैं तो भाषा तो विलुप्ति जैसी भाषा भी है, तो उसका संरक्षण भी आवश्यक हो रहा है। तो ये हमने इसके बारे में देखा। अब हमें कुछ चीज़ें जो इसमें याद रखनी है, क्योंकि जनजातियाँ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मतलब पेपर में ऐसी चीज़ें आराम से पूछी जाती हैं जो भी पिछले 1-2 वर्षों में इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो चोल नायकन जनजाति देगा साइलेंट वैली के अंतर रहते हैं। क्या ये जनजाति जीवन शैली में कृषि अपनाती है? ऐसे स्टेटमेंट देगा नहीं, कृषि को नहीं करते हैं। जनजाति किस एरिया में रहते? केरल के। केरल के कौन से जिले हैं? मलप्पुरम जिले के आसपास वाले एरिया में रहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो केव, मतलब जो केव वाली जनजाति इन्हें कहा जाता है। और कैसे शिकार करते हैं? तो हंटर गैदरिंग वाले ये पाए जाते हैं। जंगलों का शहद, फल, कंदमूल, मतलब जो लघु वनोपज होती है उसका ये यूज़ करते हैं। इनकी विशेष बोली है क्या? बिल्कुल है। क्या ये मलयालम बोलते हैं? नहीं, केरल में रहते ज़रूर हैं, मलयालम नहीं बोलते हैं। इनकी विशेष बोली है जो चोल नायकन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी, दुनिया से ये अलग होते हैं। अब यहाँ पे एक आ गई, और इन्हें एक शब्द और कहा जाता है, अगर पेपर में पूछ लेने, जंगल का स्वामी कहा जाता है। इन्हें जंगल का स्वामी कहा जाता है। तो सरकार इनके लिए प्रयास कर रही है। अब एक शब्द जो हमें मिला पीबीटीजी, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पीबीटीजी को लेकर पूछा गया था, पीबीटीजी में कितने ग्रुप हैं, क्या है? तो पीबीटीजी देखते हुआ क्या, सरकार ने एक विशेष ग्रुप बनाया। नाम क्या है इसका? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये समुदाय है इनका, मतलब पीबीटीजी। अब पीबीटीजी जो अवधारणा है 1973 में आई थी। कब? 1973 में चिन्हित करी गई थी। और ये वे जनजातियाँ आती हैं, भारत में तो कई हजारों जनजातियाँ, पीबीटीजी में केवल वे जनजातियाँ आती हैं जो जनजातियाँ पिछड़ों में भी अत्यधिक पिछड़ी होती हैं। तो अत्यधिक पिछड़ी हुई जनजाति होती हैं जो मुख्य धारा से कटी होती हैं। मुख्य धारा मतलब जिनकी अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो जो नॉर्मल वाला होता है वो नहीं है इनका। तो इसमें अति पिछड़ी जनजातियाँ आती हैं।
जो शिकार, भोजन संग्रह, झूम खेती ऐसी करती हैं, इनका जनसंख्या घनत्व कम होता है। जनसंख्या घनत्व कैसे होगा? कम होगा। शिक्षा नहीं होगी या ना के बराबर या बहुत कम होगा, तो ये होता है। मतलब अगर अगर ये पीवीटीजी पे प्री में इसमें से स्टेटमेंट देगा, और अगर हमें पूछ लिया जाए पहचान कैसे करोगे, तो 4 मापदंड होते हैं, चाहे प्री में पूछे चाहे मेंस में। एक होता है ये प्रिमिटिव ट्रेट्स होते हैं। प्रिमिटिव मतलब आदिम विशेषताएं होती हैं इनकी। आदिम का यही मतलब शिक्षा नहीं होगी, भोजन का नॉर्मल वाला सिचुएशन नहीं, एजुकेशन नहीं, और क्या नाम कृषि एग्रीकल्चर नहीं, आधुनिक। तो आदिम विशेषताएं होती हैं, जंगल पर निर्भर रहेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियों पर निर्भरता होगी। स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियां होंगी, मतलब ये क्या कर रहे होंगे, वही शहद, फल फूल, ये वाली चीज़ें, तो इनकी आर्थिक गतिविधियां स्वतंत्र होंगी। जनसंख्या स्थिर होगी या घटती हुई होगी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब डाल देगा पीवीटीजी का मतलब है संख्या बढ़ रही है उनकी, नहीं, पीवीटीजी का मतलब है जनसंख्या या तो स्थिर है, डिक्लाइनिंग में है, या स्थिर है। तो ये है। बाहरी दुनिया से ये संपर्क ज़्यादा करेंगे, कम तो कम संपर्क करेंगे। तो ये हमने 2 टॉपिक आज कवर किए। एक तो हमने क्या देखा है, चोल नायकन जनजाति के बारे में। दूसरा हमने देखा जो मेन इंपॉर्टेंट है, पीवीटीजी के बारे में टॉपिक। तो 2 टॉपिक इसमें कवर किए। अगला है सॉल्वॉर्ड के जो बीज कोश है, इसके बारे में हमने देखा था। सॉल्वॉर्ड जो एरिया है ये नॉर्वे का है, पर नॉर्वे का है ज़रूर, पर कहाँ है, पूरा आर्कटिक वाले रूट पे ऊपर की तरफ है, तो नॉर्वे से ऊपर की तरफ है। ये डूम्सडे सीड वॉल्ट है, जो हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा भी था। मतलब अगर सोचो दुनिया में किसी दिन क्या हो, एक ऐसी आपदा आ जाए कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया अगर समाप्त हो जाती है, प्रलय जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो अभी दुनिया में हजारों तरीके के बीज हैं, और वो बीज, कृषि उत्पाद लाखों सालों में डेवलप हो पाए हैं। वैसा तो है नहीं पहले दिन से ही सारी सब्जियां, सारी फसलें हुआ करती थी, धीमे धीमे डेवलप हुए। तो उनको क्या किया जाता है, इस वॉल्ट में क्या कर दिया जाता है, डूम्सडे वॉल्ट है, इसमें संरक्षित करके बीज को बोरियों में, मतलब पैकेट में रख दिया जाता है यहाँ पे, ताकि अगर कभी ऐसा कोई आपदा आ जाए और वो फसल पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो इसके बीज मिलके हम दोबारा डेवलप कर सकें। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि ये डूम्सडे का वॉल्ट है। डूम्सडे का मतलब क्या होगा, आपदा के, प्रलय के बाद ये काम आ जाएंगे, तो दुनिया को सुरक्षित रखने। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने कल भी देखा था कि इसमें 14,000 नए खाद्य बीजों के नमूने इसमें रखे गए हैं, और अलग अलग जीन बैंकों से ले जाकर। तो ये एक तो लोकेशन याद रखनी है इसके लिए, डूम्सडे सीड वॉल्ट क्या है। तो ये देखा, स्थापना इसकी कब हुई थी, 2008 में स्थापना हुई थी, नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में। अब आर्कटिक क्षेत्र में ये क्यों बनाया गया है, तो इसमें पैकेट के रूप में अगर रखते हैं तो नॉर्मल जगह रखोगे, बहुत ज़्यादा ठंड देनी पड़ेगी, फ्रीज़र यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी कंजम्पशन होगा। नॉर्वे में रखा है आर्कटिक में, वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर ही -50 में रहता है। तो यहाँ पे सरकार की सुविधा, मतलब जो पूरे दुनिया है, एनर्जी तो कोई खर्च हो नहीं रही है, केवल बिल्डिंग बना दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो प्राकृतिक आपदा, युद्ध, खतरे, इन सब में सुरक्षा बनी रहेगी। विशेषता क्या है, नॉर्वे के मंत्रालय द्वारा ये बताया गया था, इसमें ब्लैक बॉक्स कंडीशन के तहत बीजों को संग्रहित किया जाता है। तो जब बीज जमा कर दिए जाएंगे, फिर कभी ज़रूरत पड़े तो निकाले जाएंगे, जैसे कि 1-2 बार निकाले जा भी चुके हैं। 18 और उससे भी कम टेम्परेचर पे से रखा जाता है, तो -18 या परमाफ्रॉस्ट वो एरिया होता है जहाँ लगातार का मतलब कम से कम 2 वर्ष तो कम से कम बर्फ़ लगातार जमी हो, वो एरिया होता है परमाफ्रॉस्ट। इसे भी लेकर मेंस में एक बार पेपर में आ चुका है, जो ज्योग्राफी में। तो ये है परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। तो परमाफ्रॉस्ट में ये बीज रख दिए जाते हैं जब बर्फ़ जमा होती है। भारत में ऐसा कुछ बिल्कुल है। 2008 में जब ये बना, तो भारत ने सोचा हम भी क्यों ना कुछ अपना बना लें, इंडियन सीड वॉल्ट। अब सोचो हम कहाँ बनाएंगे, तो हम ऐसे एरिया को खोजेंगे जो भारत में आर्कटिक जैसा वातावरण रखता हो। तो भारत में ठंडा एरिया कौन सा, लद्दाख का। तो लद्दाख के चांगला दर्रे में भारतीय सीड वॉल्ट स्थित है, 2010 में बनाया गया था, इतना याद रखना है। अगला है न्यूज़ जीन बैंकों को लेकर। तो नेशनल जीन बैंक, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो जीन बैंक में क्या होता है, पौधे, कृषि फसल, वनस्पति, इन सब की विविधता को संरक्षित रखा जाता है। तो क्या है, कोई जीन बैंक है, जीन बैंक का मतलब क्या होगा, फसल हो गई, पौधे हो गए, इन सब की जैव विविधता को संरक्षित रखा जाता है। बीजों, मतलब उनकी कैसे रखा जाएगा, तो बीज, टिश्यू, जर्म प्लाज्म
को लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में कृषि और शोध के लिए उपयोग किया जा सके। कब स्थापना हुई? 1996 में हुई। किसने करी? NBPGR ने करी, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस ने की थी और जो रिसर्च करते हैं कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा करी गई थी। क्षमता क्या है? क्षमता को तो हमें ये डाटा याद नहीं रखना, मेन बात है कि इसमें अनाज बाजरा दलहन इनका। अब जीन बैंक सुन के हमें बायो बैंक भी याद आ सकती है, और जीन बैंक हमें लगेगा जीव जंतुओं को तो नहीं रख रहे हैं, तो नहीं, इसमें अनाज वगैरह का मेन जो है टारगेट हमारा। तो ये देखा हमने। अब सुविधाएं क्या होती हैं? एक यहाँ पे बीज बैंक होता है, बीज जीन बैंक -18 पे रखते हैं। क्रायो होता है माइनस टेम्परेचर -150 से भी पीछे, तो उसे कहा जाता है क्रायो जीन बैंक। फिर आता है इन विट्रो जीन बैंक। इन विट्रो जीन बैंक का मतलब क्या होता है? जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो सुना ही होगा, IVF टेक्नोलॉजी होती है, तो वैसे ही है इन विट्रो जीन। इसे 25 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, प्लस में माइनस में नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं। इसके बाद है फील्ड जीन बैंक। ये सारी सुविधाएं इसमें भारत में, मतलब इसमें जीन बैंक में मिलती हैं। अब दूसरा जीन बैंक अभी 25-26 में घोषणा की गई, इसी वजह से हम इसे अभी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी इसमें जीन बैंक के बारे में। तो भारत में जीन बैंक है, बिल्कुल है भारत में जीन बैंक। तो ये सारी। अगला है गोल्ड कार्ड को लेकर। तो अभी क्या हुआ है? ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जारी कर दिया गया है। अभी तक उनके यहाँ EB-5 वीज़ा चलता था। EB-5 की जगह ट्रंप ने कहा है भाई देखो $5 मिलियन रुपए दो और उसके बाद अमेरिका में रह सकते हो। मतलब ये लगभग 44 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अगर व्यक्ति देता है तो अमेरिका में आसानी से निवास कर सकता है, आगे चल के नागरिकता वगैरह मिली जाएगी। तो ट्रंप ने गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन कार्यक्रम की घोषणा की है। EB-5 जो प्रोग्राम जो उनका चलता था अभी तक, उसकी जगह लेगा। इस कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को अभी कितना रुपए देना होगा? 5 मिलियन। मतलब अगर कोई व्यक्ति इतना रुपए देता है तो स्थायी रूप से ग्रीन कार्ड प्राप्त करके वहाँ रह सकता है अमेरिका के बारे में। अब एक नया शब्द आ गया, ग्रीन कार्ड क्या होता है? तो अमेरिका में अगर तुम्हें स्थायी निवास करना है किसी को, तो स्थायी निवास के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। धारक को बिना किसी समय सीमा, कोई समय सीमा नहीं होती पूछा जाए तो, समय सीमा के वहाँ रहने व्यवसाय करने का अनुमति होती है। साथ ही साथ सिटीजन के भी पात्र बनने का आगे मार्ग हो जाता है। तो ग्रीन कार्ड क्या होता है? पूरे ग्रीन सिग्नल दे दिया, आगे नागरिक बन सकते हो, बन सकते हो। क्या कोई लिमिट है? नहीं, कितने भी समय तक रह सकते हो। तो इसी ग्रीन कार्ड के अवसर को ये बढ़ा देगा गोल्ड कार्ड। अब एक आ गया EB-5 शब्द आ गया। ये क्या है EB-5 है इन्वेस्टर वीज़ा। इसी की जगह तो गोल्ड कार्ड ने ले ली है। तो EB-5 है इन्वेस्टर वीज़ा। जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ये गोल्ड कार्ड की तरह करता है। इन्वेस्ट करो और वहाँ पर रहो जाके। तो अमीर लोग हैं, मान लो अमीर लोग अमेरिका में निवेश करेंगे और एक निश्चित राशि मिलेगी, उसके बाद निश्चित राशि जमा करेंगे। जैसे अभी कितना कर दिया है गोल्ड कार्ड में? 5 मिलियन। उसके बाद अमेरिका में एक ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, परमानेंट आराम से रहते रहो। तो ये है इसके बारे में। तो ये हमने देखा अमेरिका में भी चल रहा है। तो EB-5 कार्यक्रम की में धोखाधड़ी दुरुपयोग होता रहता था, तो ट्रंप ने इसे बंद कर दिया। अब क्या लेके आए हैं? गोल्ड कार्ड वीज़ा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी ऐसे पॉइंट, तो इन्हें देख लेना है। जैसे EB-5 वीज़ा 1990 में किया गया था, 2024 में गोल्ड कार्ड वीज़ा। इसमें कितना रुपए किया गया था? $1 मिलियन के आसपास डॉलर था। अब इसमें $5 मिलियन के आसपास है। अब नौकरी के देखें तो कोई अनिवार्यता नहीं है इसमें नौकरी निर्माण की। पहले क्या हुआ करता था? EB-5 में कम से कम 10 अमेरिकी नौकरी पैदा करना अनिवार्य होगा, तब ये गोल्ड जो EB वीज़ा है वो तब मिलेगा, क्योंकि EB वीज़ा मिल रहा है किसे? जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर जो हैं उन्हें मिलता था। जबकि गोल्ड कार्ड में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन को नौकरी मिले। निवेश के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाता था। अगर निवेश करोगे सही होगा तो ग्रीन कार्ड मिले। इसमें सीधा रुपए दो, अभी मिल जाएगा ग्रीन कार्ड तुरंत का तुरंत। तो ये है इसमें। उसके बाद इसमें बेरोजगारी और इन सबको भी देखा जाता था। इसमें कोई वीज़ा सीमा नहीं है, मतलब इसमें कोई सीमा नहीं है, जितने समय तक रहो उतने समय तक रहेगा। उसके बाद स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ये संचालित होगी। ये पहले अमेरिका की जो नागरिकता नियम है उनके द्वारा संचालित होता था। तो ये हमने देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अब गोल्ड कार्ड वीज़ा कौन कौन से देश जारी करते हैं? अगर ऐसा कहा जाए क्या अमेरिका फर्स्ट नेशन है जिसने गोल्ड कार्ड जारी किया? कतई गलत हो जाएगा ये। तो पहले कर चुका है UAE। अब जैसे UAE में तो हम जानते हैं, इधर UAE में जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे आराम से निवास कर सकता है। और यूरोप में ज़्यादा, मतलब UAE वगैरह में लोग ज़्यादा इस वजह से आते हैं, और टैक्स तो लगता नहीं है, तो कमाई पूरी बच जाती है। तो UAE अपने यहाँ गोल्ड कार्ड रखता है। तो UAE में क्या होता है, जैसे 10 साल की रेजिडेंसी मिल जाती है अगर कोई व्यक्ति
$545,000 निवेश कर देता है, तो इतना तो उसे निवास में हमें रुपए नहीं, मतलब हमें ये मतलब है कि क्या गोल्ड कार्ड केवल अमेरिका लेके आए, नहीं, यूएई भी लेके आए, पुर्तगाल में भी है, पहले से ही है। उसके बाद अन्य यूरोपीय देशों में भी, जैसे ग्रीस है, माल्टा है, साइप्रस है, स्पेन है, मतलब काफ़ी देशों में पहले से ही अवधारणा चल रही है, कोई ऐसा नया अवधारणा नहीं आई है। तो ये हमने देखा। इसके बाद अगला है जाम्बिया को लेकर, जाम्बिया में खनिज विस्तार। तो जाम्बिया दुनिया में कोबाल्ट के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला एक देश है। किसके लिए? कोबाल्ट का प्रमुख उत्पादक देश है जाम्बिया। अफ्रीका में विशेष भंडार कोबाल्ट का पाया जाता है। अब जाम्बिया है कहाँ पे, पहले ये देखते हैं। ये है जाम्बिया, जो डीआरसी के पास में, ये ऊपर डीआरसी है और ये वाला क्या है, जाम्बिया है। तो जाम्बिया और इस एरिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट तांबे के उत्पादन में से जाना जाता है। तो जाम्बिया में 9,000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीन फील्ड हासिल किया है एरिया भारत ने हासिल किया। ग्रीन फील्ड का मतलब जहाँ पहले कुछ निर्माण नहीं होता था। दो एरिया होते हैं, एक ब्राउन फील्ड होता है, एक कौन सा होता है, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड वो होता है जहाँ कोई निर्माण पहले नहीं हुआ था, खाली डला है, वहाँ पे डेवलपमेंट करो तो वो कहा जाता है ग्रीन फील्ड एरिया। तो भारत ने जाम्बिया में 9,000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीन फील्ड एरिया हासिल किया, जहाँ तांबर कोबाल्ट के खनन की संभावना है। मतलब भारत को वो मिल गया है टेंडर वगैरह। अब भारत यहाँ पे कोबाल्ट तांबे की खनन कर सकता है। उद्देश्य क्या है? भारतीय खनन मंत्रालय ने ये सब किया है ताकि भारत में, अब सोचो, भारत में वैसे ही मिनरल्स की कमी, अगर हम डीआरसी और यहाँ से जाम्बिया से कुछ खनिज लेके आ पाएँ, भारत में उत्पादन कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। तो भारत के खनिज मंत्रालय जो है उसने डीआरसी, तंजानिया, मोजाम्बिक, रवांडा इन एरिया में अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं ये खनिज वगैरह के लिए। तो ये अब जो नाम आए हैं वो देखते हैं कोबाल्ट को लेकर। तो कोबाल्ट, पहले सादा सोचो कोबाल्ट होता क्या है। तो कोबाल्ट को कहते हैं बैटरियों की ये जान होता है। तो ईवी जो बैटरी चल रही है, मोबाइल चल रहे हैं, सब में अनिवार्य जो चीज़ होती है वो कोबाल्ट ही होती है। तो कोबाल्ट मेन होता है बैटरियों के लिए। हरित ऊर्जा जो लिथियम आयन बैटरी हम यूज़ करते हैं वर्तमान में, उसमें भी कोबाल्ट डलता है। साथ ही एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें भी कोबाल्ट गिरता है। और इसे ब्लू गोल्ड की बढ़ती मांग भी कहा जाता है, मतलब ब्लू गोल्ड भी कहा जाता है। तो कौन सा? ब्लू गोल्ड। तो ये आ गया। तो डीआरसी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, 90% एरिया डीआरसी में ही, और डीआरसी के नीचे ही कौन सा है? जाम्बिया है। तो भारत दोनों में ही कर रहा है अभी खनन। तो डीआरसी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, 70% उत्पादन में। ऐसे टर्म नॉर्मली पूछ लेता और ये गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें ऑप्शन देगा चाइना, अमेरिका, और फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या याद रखना है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब पहला है इंडोनेशिया, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब अंतर ही देख लो, 70% और कहाँ 5% का है। तो इंडोनेशिया दूसरा है। कोबाल्ट आमतौर पर तांबे निकेल खनन के उप उत्पाद के रूप में पाया जाता है। मतलब जब तांबा वगैरह पाया जाता है उसी में कोबाल्ट भी मिलता है, जो खनिज की चट्टानें होती हैं। विश्व स्तर पर तांबा देख लें, क्योंकि दोनों का ही खनन हो रहा है। तांबा कहाँ मिलता है ये हम जानते हैं एनसीईआरटी वगैरह से, कि चिली तांबे का मेन उत्पादक है, जहाँ तांबे का 22% उत्पादन होता है। और चिली का कौन सा एरिया? चुक्की कमाटा वाला एरिया, ये वाला एरिया जो पेरू वाला एरिया है, चिली पेरू का एरिया। तो पेरू में भी उत्पादन होता है डोमिक रेड, और इसमें डीआरसी में भी 11% होता है ये उत्पादन। तो ये हमने देखा। भारत ने जाम्बिया में खनिज अब विस्तार करेगा तो भारत को क्या होगा? खनिज की सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि हमें दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ेगा। और रणनीतिक साझेदारी, मतलब हम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा में और बेहतर कर सकते हैं। वैश्विक भूमिका हो जाएगी अगर हमारा कंट्रोल होगा डीआरसी और इनके खनिज पे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये अगला आर्टिकल है नासा का लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन है, जो चंद्रमा पर जल की खोज करेगा। तो अगर ये पूछ ले कि ट्रेल ब्लेजर मिशन किसका है, तो लूनर नासा का है। और ये चंद्रमा पे क्यों जाएगा? जल की खोज के लिए जाएगा। भेजा किससे गया है? तो फाल्कन से भेजा गया। फाल्कन क्या है? जो इलॉन मस्क का स्पेस एक्स है ना, उसी का रॉकेट लॉन्च व्हीकल है फाल्कन। चूँकि रॉकेट वाला ये भेजता है जो बूस्टर लगा के ऊपर, असली जो होती है वो क्या है? वो नासा ने बनाया है मिशन वाला, ट्रेल ब्लेजर मिशन। तो ये सेकेंडरी पेलोड के रूप में लॉन्च किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? ये भेजा गया जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज है। तो एक तो ये पूछा है किस मिशन है, मतलब किसका है? नासा का है, जाक्सा का है, इसरो का है, किसका है ये? तो ये अब इस मिशन के बारे में देखें। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई से ये परिक्रमा करेगा, उतरेगा नहीं। पहले क्या? ऊंचाई से परिक्रमा करेगा, उस वहाँ से हाई रेजोल्यूशन इमेज लेगा और जल चक्र को समझने में मदद करेगा। देखो, अगर जल है या जल चक्र है
तो उसे समझने के लिए वायु राशियाँ उन सबको अध्ययन कर लो, पता चल जाएगा, तो वही काम करेगा। महत्व क्या होगा, चंद्रमा पर मानव मिशन जल के स्रोतों की पहचान करेगा, वहाँ मौजूद जल, पीने के पानी, ऑक्सीजन, इन सबको देखेगा। तो लूनर थर्मल मैप बनाएगा, चंद्रमा की सतह पर तापमान का मानचित्र, हाई रेवोल्यूशन जो होगा, मिनरल मूव, मतलब अब चंद्रमा पे भी तो मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, तो उन सबको देखा जाएगा। तो 27 को ये मिशन लॉन्च हुआ है, और इसके बाद है 27 को ये हुआ है फाल्कन 9 से गया है। 3-4 चीज़ें याद रखनी है, जो क्या करेगा, पानी से जुड़ी जांच करेगा, और कहाँ पे क्या उतरेगा नहीं, ऊपर पहले जांच करेगा ये, तो ये देखा हमने। उसके बाद है लूनर वाटर साइकिल को देखेगा, मतलब वहाँ के पानी के जल क्षेत्र को देखा। HBM-3 क्या है, हाई इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, चंद्रमा पर जल की विभिन्न अवस्थाओं को देखेगा। अगर HBM दे देगा 3, तो ये क्या है, हाई रेजोल्यूशन वॉलेटाइल्स एंड मिनरल मून मैपिंग। तो ये मैपर, तो ये क्या करेगा, चंद्रमा पर जल की अवस्थाएँ होंगी अलग अलग, तो ये सब देखेगा। उसके बाद है LTM लिखा है, तो लूनर थर्मल मैपिंग, तापमान और खनिज की देखेगा, कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो ये सारा ये वाला देखेगा। अगला, अब इसी क्या है, अब क्यों महत्वपूर्ण, अब देखो जल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं, जल देखते हैं, तो पीने योग्य जल मिलेगा तो भविष्य में अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन का उत्पादन हो जाएगा। अगर जल है तो जल से ही क्या होता है, अब ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन है, H2O है, तो उससे ही ऑक्सीजन भी बन जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। रॉकेट ईंधन के रूप में भी हम हाइड्रोजन का यूज़ करते ही हैं, तो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसमें रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। तो ये, अब उसके बाद ये चंद्रमा पर कई मिशन भेजे जा चुके हैं, जैसे हमारा ही इसरो का 2008-9 के आसपास चंद्रयान फर्स्ट से स्टार्ट किया था, फिर हमने चंद्रयान 2 भेजा, 3 भेजा, तो ये सारे। उसके अलावा ये काफ़ी और विदेश के हैं, ये हमें ज़्यादा नहीं देखने। अगला है वक्फ बोर्ड को लेकर। 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो संशोधन अधिनियम आया था उसे मंजूरी दे दी है, मतलब वक्फ बोर्ड, जो वक्फ संशोधन अधिनियम था वो अब लागू हो गया है। तो अभी JPC बना था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश को शामिल कर लिया गया है, और इसके बाद अब इसे संशोधन जो थे लागू कर दिया गया। अब कुछ चीज़ें पहले देखते हैं। नाम पहला आया JPC, क्या है ये, तो JPC का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संसद की एक विशेष समिति होती है जो किसी महत्वपूर्ण विषय, जो कौन सा होगा, ऐसे ही नहीं है हमेशा JPC बनी होती ना, महत्वपूर्ण विषय और या फिर विवादास्पद मामले होंगे, उनकी जांच के लिए बनाया जाता है JPC। इसमें सदस्य कौन से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं JPC में, तो ये चीज़ें याद रखनी है। JPC में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जैसे किसी घोटाला, कानून, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, इन सब की ये जाँच करता है। JPC पहले बन चुका है, क्या है, पहली बार बना नहीं। 1987 में बोफोर्स जो घोटाला हुआ था, तो बोफोर्स वाला तोप घोटाला, बोफोर्स क्या था, तोप घोटाला 1987 में उसमें हुआ था। 2001 में शेयर बाजार का घोटाला हुआ था, जो केतन पारेख ने जो किया था, तो केतन पारेख वाला शेयर मार्केट का घोटाला तब किया गया था। 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, तब भी जो JPC संगठित की गई थी। तो हमें पहली चीज़ समझ में। अब आ जाओ वक्फ बोर्ड क्या है, तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित होता है वक्फ बोर्ड, जो मुस्लिम समुदाय का एक संपत्तियों का प्रबंधन करता है। अगर पूछ ले वक्फ बोर्ड क्या है, तो मुस्लिम संपत्तियों का ये क्या करता है, प्रबंधन करता है। भारत में वक्फ का मतलब है धार्मिक और जनहित में दान की गई संपत्तियों से होता है। मतलब वक्फ का मतलब ये होता है जो मुस्लिम समुदाय में दान की गई संपत्ति होती है, उनका इस्तेमाल इस्लामी जो होते उस उद्देश्यों से किया जाता है। मतलब हो सकता है इस्लाम में, मतलब मुस्लिम समाज के कई लोग अपनी भूमि को दान करते हैं, जिसका उपयोग मदरसा या मतलब कोई भी जो मुस्लिम उद्देश्य से भूमि का उपयोग किया जा सकता है, तो वही होता है वक्फ बोर्ड संपत्ति। अब वक्फ बोर्ड अधिनियम आया था पहले 1954 में, फिर इसके तहत 1995 में इसे स्थापित किया गया था। अधिनियम 54 और 95 में आया था। प्रबंधन राज्य और केंद्र में अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। मतलब वक्फ बोर्ड क्या होते हैं, राज्य वक्फ बोर्ड होता है, केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है, तो ये अलग अलग होते हैं। अब विवाद वगैरह चलते कई बार होता है क्या, कि ये संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लेते हो, कह देते ये तो इस्लाम की है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि वक्फ बोर्ड जब किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, तो ये साबित करना कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, उस व्यक्ति का कर्तव्य है, ना कि वक्फ बोर्ड का। अब ये तो विवाद हो जाएगा ना, क्योंकि अब व्यक्ति सोचो साबित करेगी वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, मेरी संपत्ति है, अब मुद्दा उलझेगा, केस होगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वक्फ बोर्ड काफ़ी शक्तिशाली रहा था, तो सरकार ने इसी चीज़ को अब थोड़ा कमज़ोर किया है। और वक्फ बोर्ड भारत में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति रखता है। सोचो, मतलब रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है भारत में, तो वक्फ बोर्ड के पास है।
तो वक्फ में समावेशी बनाना। नए संशोधन में क्या हुआ, मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम ओबीसी को केंद्रीय वक्फ बोर्ड में शामिल करना है, मतलब महिलाओं को भी अब शामिल किया जाएगा। 64 में स्थापित है, जो केंद्र वाला था वो 64 में बना था, एक वैधानिक संस्था जो राज्यों की निगरानी करती है। अब राज्य में भी एक है, जो 54 में आया था, 64 में फिर केंद्र में ये परिषद बन गया था। अब वक्फ अधिकरणों के निर्णयों में अब ये और कह दिया, जैसे वक्फ बोर्ड ने कोई भूमि कब्जा कुछ कर ली तो उसमें 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और कोई मामला आता है तो हाई कोर्ट में सीधे जाया जा सकता। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण होगा टेक्नोलॉजी से, ताकि मतलब एक ऐसे समुदाय या ऐसे व्यक्ति उसे कब्जा ना पाए जो वक्फ बोर्ड के हैं। उसके बाद है आधा खानी और बोहरा समुदाय के लिए अलग अलग बोर्ड बनेंगे, मतलब मुस्लिम में भी अलग अलग समुदाय हैं भारत में, तो उन समुदाय का ये कहना होता है कि वक्फ बोर्ड एक विशेष समुदाय से संबंधित है। तो ये बोहरा समुदाय हुआ, आगा खानी समुदाय हुआ, ये समुदाय के लिए अलग से बोर्ड बनाए जाएंगे। तो अब क्या था, वक्फ बोर्ड में ज़रूरत क्यों थी, संपत्ति विवाद। जब मतलब एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ की हो जाती है तो हमेशा वक्फ बोर्ड की रहती है। सिद्धांत के तहत संपत्ति को लेकर कई विवाद खड़े हो जाते हैं। अब सोचो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार संपत्ति ले ली, और अभी तक क्या था कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, अब सरकार ने कर दिया न्यायिक समीक्षा भी कर सकते। वक्फ संपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण भी नहीं होता था, कहाँ है कौन सी। अब सोचो ऐसे तो कोई कह सकता है ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, और ऐसा ही होता था पहले। तो ये सारी चीज़ थी। तो वक्फ बोर्ड क्या होता है, तो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ जो उद्देश्य होते हैं उनके लिए सौंपी गई भूमि है। अब कोई व्यक्ति दान में कर सकता है, या डली भूमि है मुस्लिम समाज की, वो वक्फ बोर्ड यूज़ कर सकता था। इन्हें मुतवल्ली प्रशासक द्वारा प्रबंधित किया था, मतलब प्रशासक होते हैं वक्फ के मुतवल्ली, वो इन्हें प्रशासित करते हैं। अब सोचो थोड़ा आंकड़ा, भारत में 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं और 9.4 लाख एकड़ भूमि है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और विश्व में सबसे अधिक संपत्तियां, सोचो हमसे ज़्यादा मुस्लिम समाज बड़े देशों मतलब और भी हैं, जैसे अब सोचो यूएई है, यूएई वगैरह है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, और अफ़गानिस्तान, वहाँ पे वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे उनके पास कम संपत्ति है, भारत में ज़्यादा संपत्ति है। तो भारत में उल्टा चल रहा है वक्फ बोर्ड का, तो अपने यहाँ संपत्ति ज़्यादा और रखते तो ये विवाद ही रहता है। तो ये तो 95 में अभी देखा हमने वक्फ अधिनियम वाले के तहत प्रबंधन तो होता है अभी, उसके बाद जेपीसी समिति बनी है 13 में संशोधन के बाद, अभी जेपीसी समिति 24 में संशोधन हो ही गया है इसका। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ है, ये अटैम्प्ट कर लेने, जैसे कितनी संपत्ति है क्या है, तो ये थोड़ा रिकॉल करने के लिए। अगला है कैली फंड। तो कैली फंड जैव विविधता संरक्षण के लिए नया वैश्विक वित्तीय तंत्र है। तो कैली फंड क्या है, अभी कोप 16 हुआ था, तो कोप 16 में कैली फंड की स्थापना की गई है, किसमें, कोप 16 में, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के लिए धन जुटाना है। अब फंड होता है और जैव विविधता का फंड है, तो क्या है, कैली फंड में की स्थापना की गई है। यह फंड क्या करेगा, तो जो UNCVD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो नाम क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता का जो सम्मेलन हुआ है कोप 16, उसमें कैली फंड स्थापित किया। अभी ये नाम पूछ लेगा कैली फंड पेपर में। तो कैली फंड की स्थापना की गई, पूछेगा किससे संबंधित है, नदियों से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, या जैव विविधता से। तो लगेगा क्या, जलवायु जैव विविधता तो सब सेम से ही लगती हैं, शब्द जलवायु नहीं है, केवल जैव विविधता से संबंधित है। यह फंड जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और उसके बाद क्या है, जैसे आनुवांशिक संसाधन होंगे, मेन है जैव विविधता से संबंधित हर एक काम में इस फंड का यूज़ किया जाएगा। उद्देश्य देख लिया। अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो 2022 में आया था प्रोटोकॉल, उसी के तहत ये क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल था, चाइना और कनाडा, कुनमिंग कहाँ था, चाइना में जगह है, मॉन्ट्रियल कनाडा में जगह। असल में कुनमिंग में सम्मेलन होना था 2021-22 में, पर वहाँ पे वो कोरोना और वो सब विवाद चल रहे थे, तो मॉन्ट्रियल में हो गया। तो आधा कुनमिंग आधा मॉन्ट्रियल में हुआ, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल उसे कहा जाने लगा। तो उसी के सहयोग, उसी को मतलब आगे बढ़ाया गया है कैली फंड के द्वारा। डिजिटल अनुक्रमण सूचन इसमें किया गया है। डिजिटल अनुक्रमण मतलब जैव विविधता के संबंध में सारा डाटा जो होगा वो सब डाटा डिजिटली रूप से रखा जाएगा। अब जो फंड का प्रबंधन कौन करेगा, तो यूनाइटेड नेशंस का DP जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, EP एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये दोनों इसे करेंगे फंड को प्रबंधित। तो महत्वपूर्ण संदर्भ क्या है, कुनमिंग 2022 में हुआ था, CBD 15 को में अपनाया गया था। ये वाला जो फंड है कुनमिंग वाला जो है 2022 में अपनाया गया था। लक्ष्य क्या था, जैव विविधता की हानि को रोकना है। और 30x30 एक फॉर्मूला अपनाया गया था। 30 का क्या था, 2030 तक 30% भूमि, चाहे समुद्री हो चाहे भूमि हो, मतलब नॉर्मल भूमि या समुद्री भूमि,
इनका संरक्षण करना है 2030 तक, तो 30 तक 30%, तो ये इसमें अपनाया गया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल में। उसके बाद है भारत में भी जैव विविधता को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें। तो कैली फंड का महत्व क्या हो जाएगा, विकासशील देशों को अवसर मिल जाएगा, उन्हें रुपए मिलेगा, ज़्यादा संरक्षण मिलेगा, न्याय संगत लाभ के बंटवारे होंगे, जैसे आनुवांशिक संसाधन है वो सब में बांटे जाए। आनुवांशिक संसाधन का मतलब हो सकता है फसल हो सकती है, जीव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इससे जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ महिला और युवाओं को सशक्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% संसाधन महिलाओं और युवाओं की ज़रूरतों के लिए इसमें सुरक्षित रखे जाएंगे। अगला आर्टिकल है हेग सर्विस कन्वेंशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून दस्तावेजों की सुपुर्दगी के लिए। तो ये क्या है अब, तो अभी अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ, तो हेग कन्वेंशन हुआ था 1965 में, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका उद्देश्य जैसे न्यायिक और गैर न्यायिक दस्तावेज हैं, कैसे न्यायिक और गैर न्यायिक दस्तावेज जैसे समन शिकायतें को विदेशी न्यायालयों में विविधतापूर्व पहुंचाना। ऐसे अमेरिका के न्यायालय को ज़रूरत पड़ी वहाँ पहुंचा दिया, भारत के को पड़ी वहाँ पहुंचा दिया, कौन से डॉक्यूमेंट को। तो यही काम करता है हेग सर्विस कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपना। इस वजह से क्या, कई देशों में जब ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो अमेरिका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सिक्योरिटी एंड वायर फ्रॉड केस के समन जारी करने के लिए इसके तहत भारत से सहायता मांगी। मतलब एक फंड, मतलब यहाँ फ्रॉड वगैरह हुआ था तो उसके लिए एक सहायता भारत से मांगी है कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे थोड़ा दे दो, मदद कर दो। तो ये सारी चीज़, तो हेग सर्विस कन्वेंशन देखा 65 में हुआ। क्या करता है ये, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार दस्तावेजों की सुपुर्दगी करता है। 84 देश हैं, 2006 में भारत भी शामिल हुआ था। कानून को पारदर्शी बनाना, ये सब इसका उद्देश्य होता है। अगला है ओसेलॉट। ओसेलॉट अमेज़ॉन जो है कंपनी, अमेज़ॉन की क्वांटम कंप्यूटर चिप है। तो बस इतना याद रखना है पहले तो, ओसेलॉट क्या है वो पूछ लेगा, नासा का मिशन है, इसरो का मिशन है, ऐसे ही वो पूछता है। क्वांटम चिप है या कुछ और एक नया सुपर कंप्यूटर है। तो ओसेलॉट क्या है, एक अमेज़ॉन की एक क्वांटम कंप्यूटर है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो भविष्य में काम आएगी। तो ये याद रखना ओसिलेट वाला है। तो ये अगला है इसके बारे में, इसमें क्या है, सुपर कंडक्टर पदार्थ से ये बने होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जो एनर्जी को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तो सुपर कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम तापमान में, अगर पूछा जाए क्रिटिकली टेम्परेचर, मतलब बहुत कम तापमान में भी विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह खो देते हैं। अब देखो, कहीं लाइट को भेजा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ख़राब होते हैं, मतलब लाइट जितनी भेजी जाती है क्या उतनी ही पहुंच जाती है दूसरे शहर में। जैसे हमने एक शहर से दूसरे में, नहीं, उसमें प्रतिरोध होता है तो लाइट ख़राब होती है। पर जब हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो माइनस टेम्परेचर पे ये काम होता है, और इतना ऐसा मतलब हम जनरेट कर देते हैं कि विद्युत प्रतिरोध 0 हो जाता है। प्रतिरोध नहीं रहेगा तो बिना रुकावट के लाइट बहती रहेगी। तो ये इसी सिद्धांत पर काम करेगा, मतलब जो सूचना होंगी बिना रुकावट के जाएगी। तो ये होता है सुपर कंडक्टर। अब यहाँ पे सुपर कंडक्टर के साथ ये काम करेंगे, तो ये साथ है। और इसके बाद क्या होगा, ऑसिलेटर। जो ऑसिलेटर यहाँ पे है, ये नाम दे दिया ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो दोहराए जाने वाले सिग्नल को उत्पन्न करता है। मतलब ऑसिलेटर वो सिग्नल जनरेट करेगा जिससे प्रोसेस होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑसिलेटर करता है। तो ऑसिलेटर का उपयोग रेडियो, घड़ी, इन सब में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें वही चीज़ प्रोसेस बार बार होती है। घड़ी है, घूम ही रही है। उसके बाद ये सब है, तो ये वाला देखा। उसके बाद अगला है, इसमें एक शब्द आया है इसमें, टेंटेलम। टेंटेलम क्या है, टेंटेलम एक दुर्लभ धातु होती है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये हमें सारी शब्द याद रखने, ऑसिलेटर, टेंटेलम, सुपर कंडक्टर शब्द। तो टेंटेलम क्या है, एक धातु है जो सुपर कंडक्टर में यूज़ करी जाती है बनाने में। अब इसमें कैट क्यूबिट का उपयोग किया था। कैट क्यूबिट क्या होता है, तो कैट क्यूबिट एक अनौपचारिक शब्द है, मतलब इसमें कोई ऐसा है नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर में सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट अचानक अनियंत्रित हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो उससे संबंधित एक टर्म यूज़ हो जाती है। तो इसके बारे में, मतलब सुपर कंडक्टर में जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो कोई चुनौती वगैरह, कोई दिक्कत आती है तो तब ये यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। और उसके बाद ये वाला अगला है, लास्ट जो है आज का, वो है पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन आसान सा है कि केवल ये है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ हैं, हड्डियाँ हुई हैं, अब धीरे धीरे ये खनिज पत्थर में चेंज हो जाते हैं कि नहीं। जैसे कोयला बना, धातु बनी, ये किससे बनते हैं, पुराने अवशेष
फेज थे, तो उसी प्रक्रिया को पेट्रीफिकेशन कहते हैं। जैसे पेड़ हुआ या हड्डी हुई, धीरे धीरे खनिज में बदल जाते हैं लाखों वर्षों में, यही है पेट्रीफिकेशन। तो पेड़ है वो जीवाश्म में बदल गया, राख में बदल गया, इनमें जो उनके सेल होते हैं, सेल स्ट्रक्चर है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो जब कोई पेड़ या जीवाश्म मिट्टी या राख में दब जाता है, वहाँ मौजूद खनिज पदार्थ, खनिज युक्त जो होता है पानी, धीरे धीरे उसकी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। तो इसी चीज़ को ये पेट्रीफिकेशन कहते हैं। तो खनिज में बदलकर जीवाश्म बन जाते पौधे। तो यही सारी चीज़ है पेट्रीफिकेशन। अभी क्यों पढ़ रहे, झारखंड वाले एरिया की राजमहल पहाड़ियाँ, वहाँ पहली बार पेट्रीफिकेशन वुड जीवाश्म पाया गया है। तो इस वजह से ये है कहाँ, झारखंड में ये पाया गया है पेट्रीफिकेशन। तो कुछ नॉर्मली ये चीज़ कि पेड़ पौधे जीवाश्म होते हैं वो चेंज हो जाते हैं लाखों वर्षों में, जल की उपलब्धता के साथ साथ धीरे धीरे जल उनके सेलों में प्रवेश करता है और वो चेंज हो जाते हैं। तो यही होता है पेट्रीफिकेशन। तो पेट्रीफिकेशन को मिनरल रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, मिनरल रिप्लेसमेंट। और ये कैसे हैं, देखने में लकड़ी में सुंदर रंग होते हैं, इनके मतलब ये कलरफुल होते हैं। तो ये सारी चीज़, तो ये आज हमने देखा 1 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।